नमस्ते, मैं हूं अजीतेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और हमारा खास कार्यक्रम उत्तर मांगे उत्तर प्रदेश। ये मेरे पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, वायनाड या फिर रायबरेली, क्या करूं ये सोच रहे हैं राहुल गांधी और बेहद कंफ्यूज है। रायबरेली छोड़ दूं तो उत्तर भारत में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो पकड़ बना पाई, पार्टी को जिंदा कर पाया है, वो हाथ से फिसल ना जाए। और अगर वायनाड को छोड़ दो तो जवाब आ सकता है कि धोखा दे दिया। इसी कश्मकश के बीच में राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि क्या करूं। लेकिन मसला सिर्फ इतना नहीं है। दरअसल जब उत्तर प्रदेश मांग रहा है तो सवाल अखिलेश यादव का भी है। 2024 के जो परिणाम आए उसमें अखिलेश यादव ने अपने आप को साबित किया अपने फैसलों से और ये तेवर दिखा दिए कि 2027 उनका टारगेट है। लेकिन जब चुनने का नंबर आया करहल या कन्नौज, तो उन्होंने फैसला कर लिया कन्नौज और ये तय कर लिया कि दिल्ली की राजनीति करेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि जब आप दिल्ली की राजनीति करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? और जब मिशन 2027 है तो उत्तर प्रदेश की ही राजनीति क्यों नहीं? चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन एक मसला और है और वो मसला बेहद गंभीर है। मसला यह है कि जब अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे और राहुल गांधी भी दिल्ली की राजनीति करेंगे तो चुनौती आपस में नहीं मिल रही है क्या? क्योंकि कमतर तो कोई नहीं है। राहुल गांधी 99 सीटों के साथ, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मजबूत पकड़ के साथ बिग ब्रदर की भूमिका में दिल्ली में बैठेंगे, तो चुनौती भी तो मिलेगी। आज की चर्चा इसी कंफ्यूजन पर, क्योंकि हमारा काम है आपकी कंफ्यूजन को दूर करना, बढ़ाना नहीं। तो आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में 24 के परिणामों से बहुत कुछ बदल रहा है। जाहिर है जब 2027 निशाना है तो नई सियासत को तो आजमाना ही पड़ेगा। 2017 से समाजवादी पार्टी और उसके कई साल पहले से यूपी में कमजोर हुई समाजवादी पार्टी के लिए 2024 के परिणामों ने संजीवनी का काम किया और ऐसे में 2027 से सपा कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतकर अखिलेश यादव ने तो तय कर लिया है कि वो फिलहाल दिल्ली की राजनीति करेंगे और करहल विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राहुल गांधी के भी रायबरेली सीट रखने की पक्की खबर है। दोनों ही नेताओं के ऐसा करने से यूपी की सियासत में कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। जैसे अखिलेश यादव के सांसद रहते यूपी में नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट पर कौन बैठेगा? जाहिर सी बात है इसके लिए नाम शिवपाल यादव से लेकर तेज प्रताप यादव का चल रहा है, क्योंकि कन्नौज से टिकट कटने के बाद अब वो करहल विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी मसला ये है कि समाजवादी पार्टी में सर्वमान्य नेता अखिलेश यादव हैं और वो अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। साथ ही यूपी में नेता प्रतिपक्ष कोई और होगा, जबकि समाजवादी पार्टी का फोकस 2027 है। तो अखिलेश यादव अपनी पकड़ कैसे और कहां मजबूत करेंगे? अखिलेश ने जिस तरह से मुद्दे चुने, प्रत्याशियों का चयन किया, गठबंधन से सीट शेयरिंग की, वो सब उनकी परिपक्वता का प्रमाण है। जाहिर है कि दिल्ली में राहुल गांधी के लिए चुनौती खड़ी होने वाली है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। मतलब साफ है कि कन्नौज से सांसद के तौर पर अब वे दिल्ली से देश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भारी विजय दिलाई है, अब वो यही कारनामा शायद पूरे देश के लिए करने के लिए
कमर कस रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासत में बड़े कदम और बदलाव भी होंगे जो अप्रत्याशित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सुना आपने, मसला गंभीर है और कई सारे हैं। वक्त को जाया ना करते हुए सीधे अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे। राहुल देव हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल देव जी। इसके साथ ही साथ अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। और हमारे साथ आशीष मिश्रा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। आशीष जी, आप ये मत कहिएगा कि बीजेपी वाला सवाल है, लेकिन ये तो पूछना बनता है, वायनाड या फिर रायबरेली? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से वायनाड की जनता के बीच में भी जाने का काम किया है और रायबरेली की जनता के बीच भी धन्यवाद आभार उन्होंने प्रकट किया है। अभी आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर ये एक चैलेंजिंग फैसला है, क्योंकि वायनाड की जनता भी राहुल जी से बेपनाह लगाव और मोहब्बत करती है और रायबरेली की जनता भी, और यहाँ तक कि अब अमेठी की जनता ने भी वो किया है। तो अभी आने वाले समय में निश्चित तौर पर जो कुछ भी फैसला AICC बैंक के आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में लिया जाएगा, और इसके ऊपर जितने भी नेता हैं हमारे दल के, वो सभी लोग अपना अपना निर्णय लेंगे और आगे का निर्णय क्या लेना चाहिए राहुल जी को, ये इस विषय पे चर्चा। लेकिन कंफ्यूजन है ना, मतलब एक बड़ी कंफ्यूजन है आशीष भाई। ये कंफ्यूजन नहीं मिश्रा जी, देखिए ऐसा है, जिसे हम कंफ्यूजन का नाम नहीं दे सकते। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह से ना दिल का लगाव है। जब एक समय प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जब प्रोपेगेंडा राहुल जी के नेतृत्व को लेकर, उनके नामों को लेकर फैलाया गया, तो वायनाड की जनता ने दामन फैला के भर भर के स्नेह देने का यदि काम किया तो आदरणीय राहुल गांधी जी को किया। मैं आपको एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि अब इसके अंदर आप अर्थ क्या भी निकाले और वो आपका विवेक के ऊपर मैं छोड़ दूंगा, लेकिन इतना तय है, गांधी परिवार के सदस्य निश्चित तौर पर वायनाड का नेतृत्व आगे भी करते रहे। हाँ, मतलब क्लियर है कि वायनाड राहुल गांधी छोड़ देंगे और प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी। खैर चलिए, आपने एक खबर तो कम से कम दे ही दी, सूत्रों के हवाले से सही, ठीक है। तिवारी जी, अब देखिए मसला एक और फंस रहा है। मिश्रा जी, प्रियंका जी की, वैसे मैं आपको इसे बता, प्रियंका जी की तैयारी जो है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आने वाले समय में वाराणसी हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी है, और वाराणसी के विशेष तौर पर आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी दोनों जन मिलके वहां पे विशेष तौर पर नजर गड़ाए बैठे हैं, और वाराणसी की जनता भी चाहती है इंडिया गठबंधन के साथ ही उनकी सेवा करें। नहीं, मैं तो सर कह भी रहा था, देखिए चुनाव के समय भी जब चर्चा चल रही थी तो मैंने तो इस सवाल को कई बार उठाया, तिवारी जी गवाह है इस बात के, कि मैं ये कह रहा था जब 14 का चुनाव अजय राय लड़ गए, 19 का चुनाव अजय राय लड़ गए, हार गए, तो आप 24 में किसी और प्रत्याशी का चयन क्यों नहीं करते हैं? मैं तो पूछ रहा था लगातार, और कह रहा था, इशारा भी दे रहा था कि कम से कम इस पर समीक्षा हो कि एक प्रत्याशी 14 में हार गए तो उतार देते प्रियंका जी को। खैर चलिए, आ रहा हूं मिश्रा जी, आपके पास आ रहा हूं। तिवारी जी, यह मसला एक और है। अब मसला ये है कि देखिए, मतलब ये मेरा सवाल है इसलिए पूछ ले रहा हूं आपसे कि देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव ने खुद को साबित कर दिया, और दमदारी से साबित कर दिया इन परिणामों के बाद, और जाहिर सी बात है ये भी बता दिया कि इरादे जो है वो 2027 के लिए बिल्कुल पक्के हैं। लेकिन उसके बाद फैसला होता है दिल्ली की राजनीति करने का। जबकि अगर राजनीतिक पंडितों की माने और राजनीतिक विश्लेषकों की माने, जो राजनीति को समझते हैं, आप भी समझते हैं, तो अखिलेश यादव की ज्यादा जरूरत कहां है अगर 2027 टारगेट है, यूपी विधानसभा में या देश की लोकसभा में? जी 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 अजय जी, देखिए उत्तर प्रदेश तो हमारा लक्ष्य है ही। उत्तर प्रदेश हमने छोड़ थोड़ी दिया है कोई। उत्तर प्रदेश 27 में हम जीतेंगे। पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है, चुनाव की तैयारी। और जहां तक राष्ट्रीय प्रदेश का सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर ये साबित कर दिया है माननीय अखिलेश जी ने और जनता ने। आज राष्ट्रीय परिदृश्य में माननीय अखिलेश जी की आवश्यकता है। नहीं, ये तो हमने देखिए रिपोर्ट में भी कहा तिवारी जी, अभी जो रिपोर्ट हमने चलाई थी हमने उसमें भी कहा कि ये जो अखिलेश यादव दमदारी के साथ लोकसभा में गए, ये सरकार के लिए तो चुनौती है, लेकिन ये
उन लोगों के लिए भी चुनौती होंगे जो मतलब मजबूती के साथ खड़े हैं, जैसे कि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं, देश के नेता कहे जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने इन परिणामों के बाद खुद को साबित कर दिया है और दमदारी के साथ वो आवाज उठाएंगे, तो एक चुनौती राहुल गांधी के लिए भी है। जी, मैं इस संदर्भ में इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो परिणाम दिए हैं, मोदी की सरकार ने जो अच्छा किया बुरा किया वो देश के सामने है, नैरेटिव देश के सामने था, मुद्दे देश के सामने थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही क्यों चला, ये मुद्दे उत्तर प्रदेश में क्यों चले और प्रदेशों में उतना नहीं चल पाए। सवाल इस बात का है कि नेतृत्व की क्षमता किसमें है। नेतृत्व की क्षमता माननीय अखिलेश जी में है, ये पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। मुद्दों को हम जनता तक ले गए और मुद्दों को जनता तक ले जाने में सफल रहे। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूं। और जनता ने समझा उस चीज को। अब वही चीज हम राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। हम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपने को मजबूती से रखेंगे और रख दिया है हमने। ठीक है, ये आ रहा हूं सर, एक सेकंड आ रहा हूं, इसी में एक सवाल। राहुल देव जी, मैं आपके पास बस 10 सेकंड के अंदर आ रहा हूं। मिश्रा जी, ये जो नेशनल ड्रीम है अखिलेश यादव का, ये एक चुनौती बनेगा आने वाले समय में राहुल गांधी के लिए, मिश्रा जी? जी नहीं, देखिए कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अभी बहुत बातें होती रहेंगी, लोग कहते रहेंगे, अफवाहें उड़ती रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देखेंगे कि हम जो दोनों दल हैं, दोनों दल के अंदर कोई मतभेद नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य बस इतना सा है, देश की जनता को झूठ बोलकर जो गुमराह करने का काम किया गया था। जैसे देखिए, अग्निवीर पर कांग्रेस पार्टी ने मुखरता से आवाज उठाई, उसकी लड़ाई लड़ी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी समय पे चुनाव की कैंपेन के दरमियान ही उन्होंने बात कही थी कि पुलिस वालों को भी मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि अग्निवीर जैसी योजनाएं आपके ऊपर भी थोपी जा सकती है। उसका नतीजा आपने देख लिया। पुलिस ने एक विचार शुरू कर दिया है, तो देश हित में लेकर। लेकिन देखिए, इतना तो मैं एक बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने यूपी के 2 लड़के से निकालकर एक नई पहचान दे दी देश के 2 लड़के। ठीक है मिश्रा जी, एक बार राहुल देव जी से कमेंट चाहेंगे। आपने दोनों लोग को सुना, राहुल देव जी, अशोक तिवारी जी को भी सुना, आशीष मिश्रा जी को भी सुना और मेरे सवाल भी सुने। अब सर, मेरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी परिणाम आए वो सबके सामने है और जाहिर सी बात है आप समीक्षा भी कर रहे होंगे और करनी भी चाहिए, लेकिन जब बात 27 की हो रही है, उसके बाद अगले लोकसभा चुनाव की हो रही है और अखिलेश यादव की जो इमेज और राहुल गांधी की जो इमेज इस चुनाव में उभर कर आई है, यह आपके लिए चुनौती है? और दोनों लोगों की बातों पर भी एक कमेंट। सर, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पे जो आपने बताया कि अखिलेश यादव जी का कद बढ़ा है, ठीक है, अच्छा सीट लाए हैं चुनाव में, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पे वैकेंसी खाली नहीं है, ये बात जान लीजिए। आज भी देश के पहले पसंद मोदी जी ही। आप लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, 35 से ज्यादा सीट आप ठीक है लेके आए हैं यूपी में, लेकिन आपके साथ कितनी पार्टियां हैं, सब लोग मिलकर जितने सीट नहीं लाए, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने अकेले उतना सीट लाया है और मोदी जी पहली पसंद आज भी हैं। आपके तरफ से कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस ने 99 सीट लाया है, भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 के ऊपर, तो आज भी मोदी जी पहले पसंद है। और जनता को जिस तरीके से छलने का काम यूपी में किया गया, राहुल देव जी पीडीए का नारा लगा के इस चुनाव में, राहुल जी, इस चुनाव में कौन सी पार्टी की सीटें बढ़ गई हैं और किसकी घट गई हैं? नहीं सर, हमारी जरूर घटी है, ये तो समीक्षा हम लोगों का चलिए, ये इसमें हम यूपी में हम लोग का परिणाम विपरीत आया है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं ना, ये तो हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो हमारे संगठन का समीक्षा चल रहा है, वो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन सर बोल रहे हैं कि 2027 में विधानसभा में उलट पलट कर देंगे, इंतजार कीजिए, 27 में निश्चिंत रहिए, इसका भी बदला हम लोग लेंगे लोकसभा का, यूपी से खास करके। और लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या तो हमको 5000 से लीड करवाया। नहीं सर, कुछ बोल रहे हैं, बताइए सर। नहीं, ये मिश्रा जी कमेंट करना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए सर, बताइए। देखिए, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भाई को इतना बताना चाहूंगा जी। देखिए, हार जीत जो है ना वो लगी रहती है, और जो रैंकिंग और रिपोर्ट की आप बातें कर रहे हो,
मैं आपको पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं कि ये आगामी समय में जो अभी कार्यकाल चल रहा है, आपको हकीकत वास्तव में देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट अब तो तीसरी बार तो एनडीए सरकार बना ली ना, अब तो सरकार बन चुकी ना। आप लोग 4 जून के बाद तो सरकार बना रहे थे ना। राहुल भाई सुनिए, देखिए मैंने आपको सबसे पहले शुभकामनाएं दी, लेकिन देखो बताओ, एक युवा होने के नाते और आप भी एक युवा साथी है, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमको सकारात्मक राजनीति की तरफ आगे जाना चाहिए। और रह गई बात की दलों को जोड़ के और किनके लेके साथ में चुनाव लड़ा गया है, तो वास्तव में मैं कहूंगा अगर आप आंकड़े उठा के देख लेंगे तो छोटे से बड़े दलों को जोड़कर अगर किसी ने गठबंधन गठजोड़ की राजनीति करके सरकार बनाई है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे होगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी विचारधारा जमी, आपके साथ लोग गए, आपने सरकार बनाया, आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन वास्तव में ये जो योजनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, युवाओं के साथ में न्याय हो, अभी देख लीजिए एसईटी की परीक्षा है, उसके ऊपर अभी तक कोई कमेटी गठित नहीं है। उस पर भी सुधार किया जाएगा अग्निवीर में, और मोदी जी ने कार्यभार ग्रहण करके किसानों के लिए कमेटी बैठी नहीं, उसके पहले धर्मेंद्र प्रधान जी कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं, ये गंभीर विषय। और वह भाई मैं कहता हूं, देखिए आप विपक्ष के तौर पे हमारी आलोचना कीजिए, निश्चित तौर पर हम जहां कहीं कमी होंगे हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप सरकार में हैं, वास्तव में ये बात भी मानने जैसी है कि आज आप 240 के अगर आंकड़े पे हैं, सबसे बड़ा देश का अगर कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो लेकिन मैं इससे चाहता हूं कि आप जैसे युवा प्रवक्ता और बाकी जो कार्यकर्ता है वो अपने नेताओं को जवाबदेह बनाए, क्योंकि देखिए आपने भी देखा होगा चुनाव के दरमियान बहुत सी ऐसी बातें चल रही थी कि नरेंद्र मोदी जी से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन स्थानीय प्रत्याशियों से शिकायत है। तो जनता की जो सेवक होते हैं ना, वो स्थानीय प्रत्याशी होते हैं। राहुल जी काउंटर करेंगे तो राहुल जी हर जगह पे जाके कहते हैं कि आपकी बातों से सहमत है, संगठन है वो, लेकिन मोदी जी, हम लोग भाजपा के, हम लोग उतना ये नहीं है, घर घर हम लोग घूम के हर जगह पूरे प्रचार किए लोकसभा में। हम लोग जात पात पे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की बात की हर जगह, हमने हर जगह हिंदुत्व की बात की, लेकिन खास करके उत्तर प्रदेश में ये चीज को पीडीए का जो इतना ये किया गया, संविधान बदल दिया जाएगा, ये जो ठगने वाला काम किया गया ना। राहुल जी एक बात बताइए, संविधान बदल दिया जाएगा हमने तो कहा नहीं था, राहुल भाई देखिए मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ, पहली बार आपको कोई ऐसा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का मिला होगा जो वास्तव में बड़ी शालीनता के साथ में मुद्दे की बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं या नेताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया होता तो हम जनता के बीच झूठ थोड़ी कहने जाते। और आप लोग आप देखिए नेताओं ने तो राहुल जी इस बात को जिक्र कर दिया था ना, उसी जगह पे अगर देखा गया तो प्रधानमंत्री पीडीए का किसने किया, पीडीए का किसने किया यूपी में, उत्तर प्रदेश में पीडीए का फॉर्मेट किसने तय किया? आप गलत मानते हैं? बिल्कुल पीडीए, देखिए हम लोग पिछड़े वर्ग के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में 11 ऐसी पिछड़ी जातियां हैं जिनको अच्छे अच्छे पद पे बैठाया है। आप 5-6 ऐसे अति पिछड़े एक सेकंड मिश्रा जी, एक सेकंड, पीडीए की बात आ रही है तो आप देखिए तिवारी जी का पहला हक तिवारी जी का है। पीडीए की अगर पीडीए का जिक्र चर्चा में चल रहा है तो पहला हक तिवारी जी का है, क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो पीडीए, ये अखिलेश यादव लेकर आए, तो इस पर जवाब तो देखिए, अगर राहुल देव जी उसको गलत बता रहे हैं तो जवाब तिवारी जी का हक बनता है। तिवारी जी आपका सवाल है। मैं सर ये पूछ रहा हूं, ये जो पूरा चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव के बाद जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर, जाहिर सी बात है बदलाव तो हो ही रहे। अब जब अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच जाएंगे तो बदलाव होगा कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। मैं चाहता हूं तिवारी जी अपने अंदाज में कम से कम एक खबर दे दें, जैसे मिश्रा जी ने दे दी वायनाड को लेकर। जी देखिए, सारी चीजें स्पष्ट हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से लोकसभा के लिए चुन लिए गए हैं। अब जल्दी ही खबर आ जाएगी कि हमारा नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, कौन होगा सर। ये जल्दी ही खबर आ जाएगी। अच्छा, शिवपाल यादव होंगे क्या? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ जल्दी ही, अतिशीघ्र आपको ये सूचना मिल जाएगी। हाँ। जहां तक पीडीए का सवाल आप कर रहे थे, पिछड़ा, दलित, हाँ। अल्पसंख्यक, उसमें आधी आबादी भी है, हाँ। उसमें अगड़े भी हैं, हाँ। उसमें आदिवासी भी हैं,
सभी लोगों ने, ये वाला तो यानी कि कंफ्यूजन वाला था ना वो। नहीं कंफ्यूजन वाला नहीं था, उसी में काम किया है। हमको अगलों का वोट काफी मिला है, हमको ठाकुरों का वोट मिला है, ए से हमको ब्राह्मणों का वोट अल्पसंख्यक भी मिला हो है। जाता है सर, अगला भी हो जाता है, आप अलग अलग इस्तेमाल करते रहे उसको। ये सारी बातें हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम पीडीए बोलते हैं और लॉन्ग फॉर्म में उसको सभी लोग आ जाते हैं। यहाँ तक अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो हम लोगों ने वोट दिया है, सबसे ज्यादा हमारा एक सेकंड मिश्रा जी, आप राहुल जी काउंटर करें। प्रधानमंत्री तक हमने समाज से हमने भारतीय वोट जनता दिया पार्टी है ने दिया। और हमारी ताकत आज बड़ी है। आज हम बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं। आज 27 का हमारी तैयारी शुरू हो गई है और सर्व समाज के पास हम जा रहे हैं, सभी समाज के पास जा रहे हैं, हाँ। अगरों के पास भी जा रहे हैं, पिछड़ों के पास जा रहे हैं, और बात आप 27 की कर रहे हैं तो ये सिंध ये सब 2027 में योगी आदित्यनाथ के वहां पे नेतृत्व में अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तब निश्चित रहिए सर। जैसे देश में एनडीए की सरकार बनी है, फिर से यूपी में विधानसभा में भी एनडीए की सरकार बनेगी। दलितों का हक किसी को मानने नहीं देंगे, भले कोई कितना चाहे। शायद स्वीकार कीजिए ना, अगले 5 वर्षों तक फिर से मेहनत की जरूरत है लोकसभा में। हम समाज में सभी को समान स्थान दिलाएंगे, समाज में सामाजिक समस्या रखेंगे, सामाजिक सद्भाव रखेंगे और जो लखनऊ में पार्टी कार्यालय में जो 1 लाख रुपए लेने के लिए मुस्लिम महिलाएं पहुंची उस पर इसका जवाब जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं मिश्रा जी दे रहे हैं जवाब। हाँ सुनिए, लाइए मिश्रा जी को स्क्रीन पर लाइए। तीन चीजों को मैं बड़े लाइटर नोट पे कहना चाहूंगा। हमने स्पष्ट रूप से कहा था इंडिया अलायंस की 4 जून को सरकार बनेगी। अब कुछ देरी हुई है, मैं आपको वापस बता रहा हूं, देखिएगा मिश्रा जी, कुछ देरी हुई है। 18वीं ही लोकसभा में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अब आगे पीडीए की बात, निश्चित तौर पर ये आपको जो कंफ्यूजन जैसा लगा तो मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे कि एनडीए को नए नए भाषाओं में परिभाषित करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं। आपने लगातार जिस व्यक्ति के मुंह से सिर्फ मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार सुना हो, आज एक पहला छोटा सा झटका देने पे देखो उनको एनडीए की याद आने लगी। जबकि मैं अपने राहुल भाई से आप पूछ लीजिएगा इनको कि पिछली बार एनडीए की बैठक कब हुई थी और इनका कन्वीनर कौन था। एक चीज सर, अब हमारे एक ही बात पे आता हूं, जो आपने ए से अल्पसंख्यक भी कहा, बिल्कुल ए से अल्पसंख्यक भी है, ए से आधी आबादी भी है, नहीं ये आप ऐड कर रहे हैं सर ऊपर से, ये आप ऐड कर रहे हैं। सुनिए ना, बता रहा हूं। इनको ए से दिक्कत इसलिए होती है पूरी भारतीय जनता पार्टी को कि जिस दिन ए लगा के हम लोगों ने इंडिया कहना शुरू किया, इन लोगों ने इंडिया का नाम ही लेना छोड़ दिया। सर कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या कहना होगा कि देखो कभी क्या है, अलायंस हम अलायंस नहीं जोड़ते। राहुल जी कुछ पूछ रहे हैं आपसे। सर कांग्रेस के घोषणा पत्र बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या था? हिंदू ना? बता रहा हूँ उसके टेक्निक एक मिनट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप महाराष्ट्र में आ जाइए, यहाँ पे जैन समुदाय है। महाराष्ट्र में परिवार शब्द का प्रयोग क्यों होता है? परिवार आप लोग शुरू करते हैं ना, बहुसंख्यकवाद क्यों बोला गया हिंदुओं को? सुनिए ना, ये हमने बोला नहीं, ये परिभाषा आपके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है सर। सुनिए महोदय, सुन लीजिए ना। अभी देखो क ख ग घ अंग, अगर हमने बचपन में नहीं पढ़ा होता तो न रोहन आप कह पाते न मैं आशीष कह पाता खुद को। अभी देखिए, तो ये आप बेसिक नॉलेज बता रही, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ज्यादा आबादी जहां होती है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है, जहां पे जो कम होते हैं उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो ऐसे बहुत से मेजोरिटी वाली चीजें हैं कि बहुत ये नारा दिया गया। देखिए अब इससे समझदारी वाला जवाब आशीष मिश्रा जी ने दिया है। अब इसके आगे निकलिए। अब हम आते हैं, अब आपने कहा कि लोग हमारे न्याय की गारंटी पे 1-1 लाख रुपए लेने के लिए हमारे कार्यालय पे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जा रहे हैं क्योंकि उनको आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमने जिस प्रकार से खुल के इंडिया अलायंस के साथियों को मतदान किया और कहां से चूक हो गई। उन्होंने कहा कि आप वापस से अपनी क्षमता बांधिए, हमें आप पर ही भरोसा है। तो हमने जो उनको नहीं सर, लेकिन चुनाव से पहले सब फॉर्म भरवा देना, ये भी तो मतलब एक तरह का फॉर्म भरवा देना, ये अभी तो वो पहुंच रहे हैं। गारंटी तो मोदी भी नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, ये हमारी बता रहा हूँ। हाँ, हमारी जो योजनाएं थी वो लोगों तक ले जाके पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी थी। और हमने जब हम किसी के पास जाते थे, अब मान लीजिए मिश्रा जी मैं आपके पास आया तो मैं आपके घर पे आके ये चीज बोलता था, नमस्ते मेरा नाम आशीष है, मैं कांग्रेस पार्टी से आया हूँ, हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी
ये योजनाओं का लाभ आपके परिवार को मिलेगा। हाँ। मैं आप तक आया हूँ, ये जानकारी, आप हमारे यहाँ के नागरिक है, इसलिए यहाँ पे आप अपना नाम पता भर दीजिए, हमारी सरकार बनने का हम आपको योजनाएं देंगे। अब देखिएगा एक चीज आपको और बता रहा हूँ, हम अगर विपक्ष में भी बैठे हैं ना, तो माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी जी, हम सभी लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी को बाध्य करेंगे कि जो हम योजनाओं को लेके आए थे वो योजनाओं को आप लागू करो, ताकि देखिए हमारा ये नहीं होता कि वो आपके खाते से जाए या मेरे खाते से जाए। मिश्रा जी आ रहा, 10 सेकंड। हमने मोदी जी का प्रणाम का संदेश हम लोग घर घर घूमने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग करते हैं सर। और रह गई बात, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इनके कार्यालय पे कुछ लोगों को भेजो और इसको ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। अच्छा, ये मतलब ये भेज रहे हैं राहुल देवी बीजेपी। एक मिनट बता रहा हूँ, सुनिए ना। अगर जिस दिन हम चाह लिए ना, तो प्रधानमंत्री कार्यालय पे देश के 140 करोड़ जनता 15 लाख लेने के लिए लाइन में जिस दिन लग गई ना, प्रधानमंत्री जी को निकलने के लिए जगह नहीं मिली। सर जितना ताकत लगाना था आपने चुनाव में लगा लिया सर। अब राहुल जी जवाब दे दीजिए 20-25 सेकंड में, उसके बाद तिवारी जी फिर से बन गई है सर, और अगले 5 वर्षों तक फिर से विपक्ष में आपको रहना पड़ेगा। सच्चाई स्वीकार लीजिए और अगले 5 वर्षों के बाद फिर से सर पूरी तैयारी करके जितना भारत जोड़ो आंदोलन फिर से करना है, क्या क्या करना है। जनता आज भी मोदी जी को पसंद किया है। हाँ। और तीसरे कार्यकाल में ठीक है, सीटें कम आई हैं, लेकिन तीसरे कार्यकाल भी मोदी जी। और इस बार देख लीजिए क्या क्या बदलाव आएगा देश में। एकदम सामने रहेगा सर आपके। ठीक है तिवारी जी, अब एक सवाल इस चर्चा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि अंत में पूछना जरूरी है। वो सवाल सर ये है कि जब इंडिया गठबंधन बना और आप सब लोग उसमें शामिल हो गए, हालांकि तब तक सीट शेयरिंग लोकसभा को लेकर नहीं हुआ था, बात समझिएगा सर, लेकिन इंडिया गठबंधन बन चुका था, आप सब लोग उसमें आ चुके थे। उसके बाद विधानसभा चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के, लेकिन वहां पर आपका गठबंधन नहीं होता। आप कहते हैं कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है। ऐसे में सर एक सवाल जो है वो जनता का भी है कि ये जो लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, ये विधानसभा में रहेगा या अभी इस पर बातचीत होगी या तय है कि हम साथ रहेंगे 2027 में? अजीब है और बहुत आवश्यक है। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव में गठबंधन हुआ है और लोकसभा के चुनाव तक ये बखूबी चला है, आगे भी चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा, इस पर फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। लेकिन अभी ये चल रहा है और अभी इस पर कोई संदेह नहीं है, अभी इस गठबंधन में कोई संदेह नहीं है। हाँ। आगे भी चलता रहेगा, ऐसा प्रतीत होता है। अगर कांग्रेस भी चाहती है तो आगे भी होता रहेगा, और अगर कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। सवाल इस बात का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़े दिल के आदमी हैं, उन्होंने जो कुछ भी हुआ विधानसभा में उसको भुला दिया और खुले दिल से स्वागत किया कांग्रेस का, खुले दिल से। सर एक बात सीट है लोकसभा में जो इंडी गठबंधन में जीते और आपके रायबरेली में जीते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देश की एकता, अखंडता, सद्भावना और राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। वो अपने लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। आशीष मिश्रा जी, उनकी 1 से 1.5 मिनट बचा है चर्चा में। वो तिवारी जी आ रहे, तिवारी जी आ रहे, 1 सेकंड मारो तिवारी जी, बस आया सर, समय नहीं है। आशीष मिश्रा जी एक 15 सेकंड में फाइनल कमेंट कर दीजिए, 2027 में गठबंधन रहेगा या अभी बातचीत होनी है? न्याय का हक मिलने तक ये गठबंधन जारी रहे। ठीक है राहुल देव जी 10 सेकंड में फाइनल कमेंट। केजरीवाल जी बोले कि विधानसभा का हम साथ में नहीं है और 65 ऐसे सीट है जो लोकसभा में लोग अलग अलग लड़े हैं। सर आप देख लीजिएगा, 65 ऐसे सीट है जो लोकसभा में इंडी गठबंधन में रह के भी लोग अलग अलग लड़े हैं सर। ठीक है, चूंकि अभी तो चर्चा आगे भी चलती रहेगी और चूंकि हमारा तो काम ही, आपका भी यही काम है, 2027 भी दूर थोड़ी ना है। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी शालीनता का मैं कायल हो गया। तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल देव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो साहब ये सियासत है और सियासत में फैसले सियासी होते हैं। मसला जो होता है वो ये होता है कि सियासत के फैसलों में जो बिसात बिछती है ना, इस पे बस मोहरे सही सेट करने होते हैं। उनको 1 कदम या 1.5 कदम या 2.5 कदम सही चलाना होता है। जिसने चला लिया वो सिकंदर बन गया और जो कंफ्यूज रहा, बाकी आप समझदार हैं। ना स्याही के दोस्त ना सफेदी के दुश्मन।
हमें आना दिखाना, दिखा देते हैं। नमस्ते।